Hey everyone, this is Dr. Neha. Hope you all are doing good. So as we know, infertility के केसेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वो चाहे रीजन मेल्स का हो चाहे फीमेल इनफर्टिलिटी का हो, वर्ल्ड वाइड उसके केसेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और जो मेन इशू लेडीज में देखने को मिलता है या फीमेल इनफर्टिलिटी में जो देखने को मिलता है वो एनोवुलेशन। एनोवुलेशन मीन टू से कि जो अंडे का नहीं बनना। कुछ केसेस में अंडा बनता है लेकिन वो फूटता नहीं है या रप्चर नहीं होता है फॉलिकल और एग वहां से नहीं बाहर निकलता है। ये एक मेन इशू रहता है इनफर्टिलिटी का और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है प्रेगनेंसी होने में। कुछ एक लेडीज जो क्लिनिक पे आती है वो कहती है कि हमारा जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो रेगुलर है, लेकिन फिर भी हमारी रिपोर्ट्स में आया है कि इनफर्टिलिटी का जो रीजन है, गर्भ नहीं ठहरने का जो रीजन है वो है एनोवुलेशन या अंडे का नहीं बनना। तो इज इट पॉसिबल कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है, वो 28 दिन का या 30 डेज के बाद आपको पीरियड्स हो रहे हैं लेकिन आपका एग फॉर्मेशन नहीं हो रही है? सो यस, इट इज पॉसिबल, क्योंकि लेडीज की जो बॉडी होती है वो हार्मोन्स उसे रेगुलेट करते हैं और वो हार्मोन्स आपके पीरियड्स को जो रेगुलेट करते हैं वो अलग हो सकते हैं, क्योंकि एक हार्मोन नहीं होता है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। आपके जो एग को निकालता है हार्मोन वो अलग होता है। ये चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि वो एनओवुलेटरी साइकिल हो कि तब ओवुलेशन नहीं हुआ हो। ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपके पीरियड्स रेगुलर है लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, क्योंकि आपके साइकिल एनओवुलेटरी हो सकते हैं। इसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहेंगे, क्या आपको खुद से प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि आपको प्रेगनेंसी हो सके? तो लेट्स चेक इट आउट। सबसे उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से वो हार्मोन्स हैं। तो उसके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक छोटा सा व्यू लेना जरूरी होगा। तो अगर हम देखते हैं कि ये अगर एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है, इफ इट इज द यूट्रस, तो यूट्रस के दोनों साइड्स पे होती हैं फैलोपियन ट्यूब्स और इसके साथ में अटैच्ड होती हैं ओवरीज दोनों साइड्स पर। तो यहाँ पर ओवरीज में बनता है एग और एग को फॉर्मेशन करने में बहुत सारे हार्मोन्स का रोल होता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, ये मैच्योर होते हैं, यहाँ से एग बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे हार्मोन है वो है ब्रेन में है हमारे ग्लैंड्स, दैट इज द हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्टिवेट करेगा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कि ब्रेन में होती है। ये रिलीज करेगी एफएसएच एंड एलएच, दो हार्मोन्स रिलीज करती है। एफएसएच का जो काम होता है वो होता है आपके यहाँ फॉलिकल्स के ऊपर। एफएसएच आपके कोई ना कोई फॉलिकल को, कोई एक फॉलिकल को मैच्योरेशन की तरफ लेके जाता है, मैच्योर करता है और वो फॉलिकल बड़ा होता होता बाद में उसमें से वो रप्चर हो जाता है और एग निकलता है। ठीक है, तो इसके बाद जब एफएसएच का रोल यहाँ पर आ गया तो उसके बाद जो ओवरीज होती है वो रिलीज करती है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये ओवरीज रिलीज करती है। ठीक है, और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो आपके यूट्रस की जो लाइनिंग होती है इनर, दिस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, इसको प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। ठीक है, एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया, इस पे ब्लड वेसल्स बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। वो ये प्रिपरेशन होती है कि अगर आप मैरिड हैं और अगर प्रेगनेंसी आप चाहते हैं तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये शेड ऑफ हो जाती है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू, मतलब मेंसेस के थ्रू ये वाला ब्लड बाहर आ जाता है और ये वाली लाइनिंग भी रप्चर हो जाती है। तो एस्ट्रोजन ने ये वाली लाइनिंग को मैच्योर करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एलएच का काम होता है। एलएच सर्च होती है और ओवुलेशन होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एलएच को फिर रिलीज करना शुरू कर देता है और इससे ओवुलेशन होता है। और ओवुलेशन के बाद यहाँ पर जो फॉलिकल था वो बड़ा हो गया था और इस यहाँ से रप्चर होकर एक ओवम बन गया या फिर एक एग बन गया और ये एग फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये यूट्रस तक आ जाता है। तो उसके बाद जो खाली फॉलिकल रह जाता है उसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम
जो खाली फॉलिकल रह गया उसमें से एग निकल गया, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम फिर एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं। लेकिन अगर स्पर्म की अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर आप अनमैरिड हैं और इससे क्या हो गया कि स्पर्म की अवेलेबिलिटी नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो प्रोजेस्टेरॉन का कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया तो ये अगेन पॉजिटिव फीडबैक किसको देगा, हाइपोथैलेमस को। पॉजिटिव फीडबैक मतलब प्रोजेस्टेरॉन अगर कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस फिर से पॉजिटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी को और वो वहां से फिर से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। तो ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, कि ब्रेन से सारा कनेक्टेड है, पिट्यूटरी ने हार्मोन्स रिलीज किए, उसके बाद उसने आपकी ओवरीज के ऊपर एक्ट किया, उसने एस्ट्रोजन को रिलीज किया, फिर उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बना, उसके बाद वो प्रोजेस्टेरॉन बना। तो इस साइकिल में कहीं पर भी अगर कुछ थोड़ी सी भी गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है, आपके हार्मोन कोई इनमें से एक आधा हार्मोन भी अगर काम करना बंद कर गया, मान लो कि आपका एफएसएच कम है या एलएच सर्जी नहीं हुई, ठीक है, तो ये रीजन हो जाते हैं एनोवुलेशन के कि ओवुलेशन नहीं होगा। आपका एस्ट्रोजन ठीक था तो आपको लाइनिंग बन गई और मेंस्ट्रुअल साइकिल चल पड़ा, लेकिन अगर आपका एलएच कम था तो ओवुलेशन नहीं होगी ना। तो ये एक रीजन रह सकते हैं। तो आपके सारे हार्मोन प्रोफाइल के टेस्ट करवाए जाते हैं कि किसमें कोई कमी आ रही है। तो ये एक नॉर्मल साइकिल रहता है। तो इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो कारण बनता है एग के नहीं बनने का और वो रीजन बनता है आपके इनफर्टिलिटी का। तो इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? इसके कॉजेज बहुत जनरल कॉजेज है कि अगर आपका वेट ज्यादा है, ओवर वेट है, आपका डाइट ठीक नहीं है, रिफाइंड एंड फ्राइड बहुत है आपकी डाइट में, आपका आप एक्टिव नहीं है, फिजिकली आप एक्टिव नहीं है, आप सेडेंटरी आपका लाइफस्टाइल है, ठीक है, तो ये सब रीजन बनते हैं। आपको थायराइड है, थायराइड का इश्यू है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, एज अ रिजल्ट आपके हार्मोन्स स्लो डाउन हो जाएंगे, एक रीजन ये बनता है। या फिर आपको पीसीओडी का कंडीशन है, पीसीओडी का भी कंडीशन इसी के कारण है क्योंकि आपके हार्मोन्स ठीक नहीं है। तो पीसीओडी में एक्चुअली क्या होता है कि ये छोटे छोटे हार्मोन्स तो ग्रो कर जाते हैं लेकिन रप्चर नहीं होते हैं, एग नहीं इसमें से निकलता है, तो वो सिस्ट बना देते हैं एक, तो ये एक रीजन रहता है। तो अगर इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो यूजुअली तो कोई ऐसा एनोवुलेशन हम सिम्टम से नहीं डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए पर्टिकुलरली आपको फॉलिकुलर स्टडी करवाना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है फॉर फॉलिकुलर स्टडी, उससे ही आपको क्लैरिफिकेशन होती है कि क्या इश्यू है। ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में आपको कई बार क्लोमिफेन या लेट्रोजोल ऐसी ओवुलेशन के लिए ड्रग्स दी जाती हैं। समटाइम्स वो सक्सेसफुल रहती हैं, समटाइम्स नहीं भी रहती हैं। आपको एफएसएच के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, आपको या एससीजी का इंजेक्शन दिया जाता है, तो ये चीजें ट्राई हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम आयुर्वेद में इसमें बहुत अच्छा हमारे पास रिजल्ट रहता है। आयुर्वेद में इसे हम नष्ट आर्तव बोलते हैं और आयुर्वेद एनोवुलेशन की कंडीशन को वातज रोगों में रखता है क्योंकि यहाँ पर वात डिस्टर्ब है। तो आपको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ हम बहुत ऐसे ड्रग्स है आयुर्वेद में जो हम देते हैं, जैसे कि नष्ट पुष्पांतक रस है, पुष्प धनवा रस, फल कल्याण कृत, अशोकारिष्ट, कुमार्यासव, वरुण अधिकवात, ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जो कि नेचुरली आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं और विद द ड्यूरेशन ऑफ 3 to 6 मंथ्स आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। और डिपेंड करता है हर एक पर्सन के ऊपर, ये अलग अलग डिपेंड करता है। अगर जरूरत हो तो हम साथ में पंचकर्मा भी स्टार्ट करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, या फिर मात्रा बस्ती या उत्तर बस्ती के थ्रू भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें पेशेंस रखने की जरूरत होती है, तो आयुर्वेदा में डेफिनेटली इसका सोल्यूशन होता है। या फिर आजकल जो टेक्नोलॉजी है दैट इज द आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके थ्रू भी सक्सेसफुल सक्सेस रेट्स हैं, लेकिन बहुत कम सक्सेस रेट्स हैं, अप टू 40% सक्सेस रेट्स हैं, वो भी मल्टीपल सिटिंग्स लगती हैं और कॉस्ट इफेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है, बहुत कॉस्टली प्रोसीजर रहता है आईवीएफ का, हर कोई नहीं कर सकता है। तो हम अपने सेंटर में आयुर्वेदा के थ्रू एनोवुलेशन के केसेस को मैनेज करते हैं। इफ नीडेड हम हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं जिससे कि हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एनोवुलेशन। आप क्या कर सकते हैं? अब सबसे पहले तो अगर आप इससे सफर कर रहे हैं तो अपने वेट को बैलेंस करिए, अपनी डाइट को ठीक रखिए और
अपना स्लीप और स्ट्रेस का लेवल आप बिल्कुल कम रखिए, बिकॉज एज वी नो कि हमारे ब्रेन से ही जो ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे ब्रेन में है, और वही रेगुलेट कर रही है, वो एक मास्टर ग्लैंड है और वही आपका सारा सिस्टम रेगुलेट कर रही है। तो दिस इज वेरी मच कंपल्सरी कि आप स्ट्रेस लेवल्स को कम रखें, ठीक है, और स्लीप अपनी आप एडुकेट रखें, और फिजिकली एक्टिव एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है, और साथ में आयुर्वेदिक मेडिकेशन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो विद इन 6 months अ ईयर जितना भी आप, क्योंकि हर एक पेशेंट का आयुर्वेदा में कस्टमाइज ट्रीटमेंट रहता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको आप सक्सेस रेट मिलते हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, सो प्लीज नोट इट डाउन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।